नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कथा निधि पर कहानी है जानी मानी लेखिका शकुंतला शर्मा द्वारा लिखी हुई एक कहानी। शीर्षक है रस्में विदाई। शकुंतला शर्मा एक स्थापित हिंदी कहानी लेखिका है। उनकी लिखी हुई कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। शीर्षक है रस्में विदाई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह क्या है मिट्टी? 2 दिन रह गए हैं तुम्हारी विदाई को और तुम यहाँ बैठी ही कर रही हो। नाक कटवाओगी क्या? तुम लड़कियों को कुछ काम नहीं क्या रे? अरे शादी का घर है, सैकड़ों काम पड़े हैं, थोड़े हाथ पैर चलाओ तो छोटी नहीं हो जाओगी तुम लोग। नीरा ने अपनी बेटी मिट्टी और उसकी सहेलियों को इस तरह लताड़ा कि सभी की सभी सख्ते में आ गई। सहेलियां उठकर कमरे से बाहर निकल गई और इधर उधर कोई काम करने का दिखावा करने लगी। मिट्टी वहीं बैठी रही और अपनी माँ को अपलक देखती रही। अब हम क्या करें? माँ कुछ काम भी तो करने नहीं देती। आप हमारे हंसने बोलने से आपके नाक कटने का खतरा कैसे पैदा हो गया, ये भी मेरी समझ में नहीं आया माँ। हाँ हाँ, तेरी समझ में क्यों आने लगा? अकेले मैं तुझे समझा सकूं इसीलिए उन लड़कियों को यहाँ से भगा दिया है मैंने। सुन, हमारे जमाने में तो विवाह से 10-12 दिनों पहले से ही लड़कियां धीरे धीरे स्वर में रोने लगती थी। आने जाने वाले भी लड़की से गले मिलकर 2-4 आंसू बहा लिया करते थे कि लड़की अब पराई होने जा रही है। माना अब नया जमाना है, पर 2 दिन पहले तो धीरे धीरे रो ही सकती है तू। नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि लड़की को शादी की बड़ी खुशी है। वाह माँ, किस योग की बातें कर रही हैं आप? आजकल विदाई के समय तक कोई नहीं रोता। हमारी बात तो आप जाने दीजिए, पर आजकल की अधिकतर लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। वे इन पुराने ढकोसलों में विश्वास नहीं करती। बदल गया होगा जमाना, पर इस मोहल्ले में तो सब जैसे का तैसा है। यहाँ लोग अभी भी पुरानी परंपराओं रिवाजों का पालन करते हैं। हर विवाह के बाद वर्षों यह चर्चा चलती रहती है कि लड़की विदाई के समय कितना रोई थी। उसी से तो मायके के प्रति लगाव का पता चलता है। अच्छा, मैं चलती हूँ अंदर, ढेरों काम पड़े, पर अब ठहाके सुनाई ना दे, इस बात का ध्यान रखना। कहती हुई नीरा चली गई थी वहां से। नीरा के जाते ही मिट्टी का मन हुआ कि वह इतना जोर से खिलखिलाकर हंसे कि सारा घर कांप जाए। विदाई के समय रोने की प्रथा को इतनी गंभीरता से तो शायद ही कभी किसी ने लिया हो। 40 वर्ष की उम्र के करीब पहुंच रही है मिट्टी। अब क्या रोना और क्या हंसना, लेकिन माँ नहीं समझेंगी। आज भी मिट्टी को वो दिन यादों में उतना ही ताजा है जब पहली बार उसे वर पक्ष के लोग देखने आए थे। उन दिनों तो उसका अपना अलग ही स्वप्नील संसार था और वास्तविकता से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। घूमना फिरना, सिनेमा देखना, उत्सवों और विवाहों में भाग लेना, यही उसकी दिनचर्या थी। कॉलेज जाना भी इसमें शामिल था, पर उसमें पढ़ाई से अधिक महत्व सहेलियों, फिल्मों और गपशप का होता था। कॉलेज जाना तब तो विवाह होने तक के समय का सदुपयोग मात्र हुआ करता था। भाभी वर को देखकर तो उसकी आंखें चौंधिया गई थी। वैसा ही सुदर्शन युवक आज तक उसकी नजरों के सामने कभी गुजरा नहीं था। साथ ही ऊंची नौकरी, संपन्न परिवार, उसकी तो मानो रातों रात काया ही पलट गई थी। पर जब एक सप्ताह बीतने पर भी उधर से कोई जवाब नहीं मिला था, तो सबका माथा ठनका था। शीघ्र ही देवदत्त बाबू ने, जो कि मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे, उनसे संपर्क किया गया, तो वे स्वयं ही चले आए और आते ही मिट्टी के पिता को ऐसी खरी खोटी सुनाई थी कि बेचारे के मुख से आवाज न निकली। अरे इतने ऊंचे स्तर का घरवर, और आपने उन्हें अच्छे दहेज तक का प्रलोभन नहीं दिया? पूरी बिरादरी में कहीं देखा है ऐसा सजीला युवक? देवदत्त बाबू बोले थे। लेकिन देवदत्त बाबू देखने सुनने में तो अपनी मिट्टी भी किसी से कम नहीं है, उसके पिता सर्वेश्वर बाबू बोले थे। हाँ जी, आपकी मिट्टी तो परी है परी। कल कोई राजकुमार आएगा और फोकट में आपकी मिट्टी बेटी को ब्याह करके ले जाएगा। देवदत्त बाबू के स्वर ने अंदर अपने कमरे में बैठी मिट्टी को पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया था, और पता नहीं सर्वेश्वर बाबू पर भी क्या बीती होगी।
मैंने तो फोकट में विवाह करने की बात कभी की नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम 3 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार हैं। सर्वेश्वर बाबू दबे से स्वर में बोले थे। सच कहूं, 3 लाख रुपए की बात सुनकर देर तक हंसते रहे थे लड़के के घर वाले। लड़के की माँ ने तो सुनाई दिया कि अब 3 लाख रुपए में कहीं शादी होती है। अरे इतने में तो ठीक से बारात की खातिरदारी भी नहीं हो सकेगी। देवदत्त बाबू ने एक और वार कर दिया था उनके ऊपर। लेकिन इससे अधिक तो मेरे लिए संभव नहीं हो सकेगा। आप तो जानते हैं कि मिट्टी से छोटे 4 और भाई बहन हैं। बहुत कोशिश करने पर 3 का 3.5 लाख रुपया हो सकेगा। फिर तो आप उसी स्तर का वर ढूंढ लीजिए अपने मिट्टी के लिए। आप तो जानती हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। वैसे भी उस लड़के का संबंध तय हो गया और 15 लाख रुपए पर बात पक्की हुई है। 5-6 लाख रुपए का तो केवल तिलक जाएगा। कहते हुए देवदत्त बाबू उठकर खड़े हो गए थे। फिर मिट्टी ने बीए पास करके एमए में दाखिला ले लिया था। उधर सर्वेश्वर बाबू ने वर खोजो अभियान तेज कर दिया था। हर माह 2-3 भाभी वर और उसके माता पिता मिट्टी को देखने आते। पर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि बात बनते बनते रह जाती। सर्वेश्वर बाबू ने अब यह कहना भी बंद कर दिया था कि वे दहेज प्रथा में विश्वास नहीं करते और प्रस्तावित दहेज की रकम बढ़ाकर 4 लाख रुपए भी कर दी थी। पर जब सभी प्रयत्न के बाद भी वह बेटी के लिए एक अदद वर नहीं ढूंढ पाए, तो सबका क्रोध अब मिट्टी पर ही उतरने लगा था। उसकी दादी ने तो एक दिन खुलेआम ऐलान भी कर दिया था कि घर में कन्या पैदा होने से बड़ा अभिशाप कोई और नहीं है। मेरी बेटी को क्यों कोस रही हो माँ जी? सही समय पर सभी कार्य स्वयं ही संपन्न हो जाते हैं। माँ ने मिट्टी का पक्ष लेते हुए कहा था। 4 वर्ष बीत गए। हजारों रुपए तो देखने दिखाने पर खर्च किए जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता इसके भाग्य में गृहस्थी का सुख है। मेरी मानो तो इसके छोटे भाई बहनों का विवाह कर दो। दादी माँ ने अपने बेटे को सुझाव दिया था। क्या कह रही हो माँ? क्या ऐसा भी कहीं होता है कि बड़ी बेटी बैठी रहे और छोटों का विवाह हो जाए? फिर मिट्टी से कौन विवाह करेगा? सर्वेश्वर बाबू के विरोध का स्वर कुछ इस तरह गूंजा था कि दादी माँ उसके आगे कुछ नहीं बोली थी। उसकी माँ अचानक ही बहुत चिंतित हो उठी थी। जिसने जो उपाय बताए माँ ने वही करना शुरू कर दिए थे। कितने दिन तो वे भूखी रही। कितना पैसा मजारों पर जाने और चादर चढ़ाने पर भी खर्च कर दिया, पर सब बेकार रहा और इसी चक्कर में माँ अस्पताल में पहुंच गई। अंत में एक दिन मिट्टी ने खुद ही घोषणा कर दी थी कि अब विवाह नाम की संस्था से उसका तो विश्वास उठ गया है और वह न तो भविष्य में लोगों के सामने अपनी नुमाइश लगाएगी और न ही अपना उपहास उड़वाएगी और न ही कभी विवाह ही करेगी। सर्वेश्वर बाबू को जैसे इस उद्घोषणा की ही प्रतीक्षा थी। उन्होंने तुरंत ही दूसरी बेटी पुष्पा के विवाह के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिए। उनका कार्य और भी सरल हो गया जब पुष्पी ने अपने लिए वर का चुनाव स्वयं ही कर लिया और मंदिर में विवाह करके माता पिता का आशीर्वाद पाने घर की चौखट पर आ खड़ी हुई थी। माँ तो देखते ही बिफर गई थी। दादी माँ ने माथा ठोककर समय को दोष दिया और पिता ने पूर्णतः मौन ही साध लिया था। काफी देर रोने पीटने के बाद जब माँ थोड़ी व्यवस्थित हुई थी तो उन्होंने ऐलान कर डाला था कि वे इस विवाह को विवाह नहीं मानती और जब पूरे रीति रिवाज के अनुसार सप्तपदी की रस्म होगी तभी वे इसको मानेंगी। सो पुष्पी के विवाह के निमंत्रण पत्र छपे, मित्र संबंधी एकत्रित हुए, कानाफूसियों का सिलसिला चला और धूमधाम से दान दहेज के साथ पुष्पा को विदा किया गया। माँ ने बचपन से दोनों बेटियों के लिए ढेरों गहने कपड़े बर्तन सब कुछ जोड़ के रखा था। मिट्टी ने तो उन्हें निराश किया था, पर पुष्पी के विवाह का सुनहरा अवसर वे छोड़ना नहीं चाहती थी। इस बीच मिट्टी के एमए पास करने के बाद उसे बाहर जाकर नौकरी करने की पिता ने आज्ञा नहीं दी थी। उन्हें एक ही डर था कि लोग क्या कहेंगे कि बेटी की कमाई खा रहे हैं बिठाकर उसे। मिट्टी का स्वभाव ही ऐसा था कि अधिक देर तक वह उदास नहीं रह सकती थी। खिलखिलाना, ठहाके लगाना मानो उसकी निराशा और दर्द को दूर रखने के उसने साधन बना लिए थे। मिट्टी ने अपने हाथों पुष्पा के लिए जरी गोटे का लहंगा बनाया था
लहंगे चूनर का काम देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली थी। लगता था जैसे किसी की व्यावसायिक निपुण उंगलियों का कमाल था। पुष्पा ने तो मुग्ध होकर मिट्टी की उंगलियां चूम ली थी। बेचारी पड़ोस की नीरू बुआ ने आंखें छलकाने का अभिनय करते हुए कहा था। मिट्टी तब दूसरे कमरे में माँ का हाथ बटा रही थी। बेचारी क्यों? उनकी बेटी रुंझुन ने प्रश्नवाचक स्वर में पूछा था। अपने लिए शादी का जोड़ा बनवाने की हसरत उसके मन में ही रह गई, इसलिए बेचारी, उन्होंने स्पष्ट किया था। मिट्टी दीदी की उंगलियों में तो जादू है माँ, और उनका स्वभाव, वह तो मुर्दों में भी जान फूंक दे, रुंझुन बोली थी। शायद ठीक ही कहती है रे तू, वही अभागे थे जो उसे नापसंद कर चले गए, नीरू बुआ बोली थी। मम्मी, मेरी शादी का जोड़ा भी आप मिट्टी दीदी से ही बनवाना, रुंझुन ने आगे कहा था। सुन ले मिट्टी, रुंझुन की फरमाइश, आस पड़ोस की लड़कियां अब तुझे चैन थोड़ी ना लेने देंगी, नीरू बुआ बोली थी। इस बीच जो बात मिट्टी को सबसे अजीब लगी थी वह थी पारंपरिक विवाह के 2 दिन पहले से ही पुष्पा का रोने लगना था। यद्यपि सभी कुछ तो उसकी इच्छा से हुआ था। उसने माँ से पूछा भी था, अरे रोने की रस्म विवाह में होती है, पर तू क्या जाने, कभी ससुराल जाती तब तो जानती। मन अपने आप पिघल पिघल कर आंखों की राह बहने लगता है। माँ ने मानो राज की बात बताई थी, पर मिट्टी के पल्ले कुछ पड़ा नहीं था। पुष्पी के विवाह के बाद जो कुछ हुआ उसकी मिट्टी ने तो कल्पना भी नहीं की थी। उसके पास विवाह के लिए जोड़े बनवाने वालों की भीड़ लग गई थी। न जाने क्या सोचकर सर्वेश्वर बाबू ने न केवल उसे यह काम करने की आज्ञा दे दी, बल्कि जो धन उसके विवाह के लिए रख छोड़ा था वह उसे दुकान में लगाने के लिए सौंप दिया था। इतना काम मिट्टी अकेली तो कर नहीं सकती थी, सो उसने 3-4 सहायकों को भी रख लिया था। सर्वेश्वर बाबू ने उसके लिए एक बड़ी सी दुकान का प्रबंध भी कर दिया था। मिट्टी का काम दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था। उसकी ख्याति मोहल्ले से निकलकर पूरे शहर में फैल गई। इस बीच उसके दोनों भाई भी अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से विवाह कर चुके थे। दोनों दूसरे दूसरे शहरों में कार्यरत थे। माता पिता के साथ केवल मिट्टी ही रहती थी। उस दिन सुबह से ही मिट्टी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। यद्यपि उसके सहायक काम कर रहे थे, पर मिट्टी सब कुछ उनके भरोसे छोड़ने की अभ्यस्त थी नहीं। विवाह का मौसम होने के कारण काम इतना ज्यादा था कि अपनी दुकान बंद करने की बात तो वो सोच भी नहीं सकती थी। सांझ गहराने लगी थी। मिट्टी को लगा था जैसे उसे तेज बुखार हो रहा था। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। उसने सोचा, आज काम थोड़ा जल्दी बंद करके चले जाऊंगी, पर इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले पाती, सामने एक कार आकर रुकी थी और एक युवक युवती उतर कर दुकान में आए। हाँ, यही है वह बुटीक भैया जिसके बारे में पल्लवी ने बताया था, युवती साथ आई युवक से कह रही थी। अरे ये बुटीक नहीं है, ये तो एक साधारण सी दुकान है। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, मिट्टी ने कहा था। पर आप अपना काम असाधारण रूप से करती हैं। मेरी सहेली पल्लवी की शादी का जोड़ा तो इतना अनूठा था कि सब देखते ही रह गए थे। वो कह रही थी कि आश्चर्य की बात तो यह है कि इसे डिजाइन करने वाले ने कभी शादी का जोड़ा नहीं पहना। वही युवती बोले जा रही थी। ओह, श्रीवाणी ऐसा नहीं कहते, अपने काम की बात करो, उसका भाई श्रीनाथ बोला था। कोई बात नहीं जी, मैं बुरा नहीं मानती। बताइए आपको क्या चाहिए, मिट्टी ने शीघ्र ही उन्हें निपटाने की गरज से पूछा था। लगता है हम दोनों का हाल एक जैसा ही है, श्रीनाथ बोला था। जी, देखिए ना, आप शादी के जोड़े बनाती हैं, पर स्वयं कभी नहीं पहना। मेरी आभूषणों की दुकान है, पर स्वयं कभी गहने नहीं पहने, कहकर वो मुस्कुरा दिया था। आपकी उंगली और गले को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मिट्टी ने श्रीनाथ की उंगलियों में चमकती अंगूठियों की ओर इशारा किया था, पर इससे पहले कि श्रीनाथ कोई उत्तर दे पाता, मिट्टी काउंटर पर सिर रखकर बेसुध ही हो गई थी। अरे देखिए तो क्या हो गया इन्हें, श्रीवाणी और श्रीनाथ ने मिट्टी की सहायिका को पुकारा था। आज सुबह से ही दीदी को बुखार था, पता नहीं क्या हो गया है। मैं डॉक्टर को अभी फोन करती हूँ, उसकी सहायिका बोली थी। आप लोग इन्हें उठाने में सहायता करें तो इन्हें पास के नर्सिंग होम में लेकर चलते हैं, श्रीनाथ ने राय दी थी। मिट्टी को पास के नर्सिंग होम में ले जाया गया और शीघ्र ही उपचार शुरू हो गया था।
यद्यपि कुछ ही देर में मिट्टी को होश भी आ गया था, पर बुखार बहुत तेज था, इसलिए उसे नर्सिंग होम में दाखिल कर दिया गया और उसके माता पिता को इसकी सूचना दे दी गई थी। बुखार भले साधारण सा लगा था, लेकिन मिट्टी को स्वस्थ होने में 4-5 दिन लग गए थे। इस बीच श्रीनाथ उससे मिलने रोज आता रहा और ताजा फूलों का गुलदस्ता उसे देता रहा। स्वस्थ होने के बाद भी मिट्टी की दुकान पर वह जब तब आ जाता था। पहले पहल बहन श्रीवाणी के विवाह के जोड़े बनवाने के लिए, फिर विवाह के लिए आमंत्रित करने के लिए वह आया था। वह कार्ड देते हुए बोला था, आप श्रीवाणी के विवाह में अवश्य आइएगा। देखूंगी। वैसे मैं कहीं आती जाती नहीं, समय ही नहीं मिलता है। लेकिन यह एक विशेष निमंत्रण है। मेरी माँ आपसे मिलना चाहती है। मुझसे मिलना चाहती है? पर क्यों? मिट्टी उलझन भरे स्वर में बोली थी। आपको नहीं लगता मिट्टी जी कि हम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी? कहते हुए श्रीनाथ मुस्कुराने लगा था। जोड़ी? क्या कह रहे हैं आप? मैं 37 से ऊपर की हूँ। विवाह आदि के बारे में तो मैं सोचती भी नहीं हूँ अब, मिट्टी ने कहा था। मैं भी तो 40 का हूँ, पर जब से आपको देखा है लगता है हम दोनों की खूब गुजरेगी। मतलब मेरा मतलब यह है कि शादी के जोड़े और आभूषण एक ही जगह। कहते हुए श्रीनाथ हल्के से हंस दिया था। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। मेरे माता पिता दूसरी बिरादरी में विवाह करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। मिट्टी घबरा गई थी कहते कहते। आप तो हाँ कहिए, आपके माता पिता को मैं मना लूंगा, श्रीनाथ ने आग्रह से कहते हुए उसकी ओर देखा था। श्रीनाथ द्वारा विवाह प्रस्ताव रखे जाते ही नीरा भड़क उठी थी। बिरादरी के बाहर विवाह किया तो लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि अपने बिरादरी में तो लड़का मिला नहीं, तब इधर उधर ढूंढा इस लड़की ने। पुष्पा ने अपनी मर्जी से शादी की थी, पर की तो अपनी बिरादरी में ही थी ना। तू क्या हमारे मुंह पे कालिक पोतेगी? अरे बिरादरी में ही ढूंढ रहे थे हम भी, पर कोई मिला क्या तुम्हें? ऊपर से जले पर नमक हमेशा छिड़कते रहती हो। हमारे पास लेने देने को है ही क्या? बताओ। मैं तैयार हूँ। सर्वेश्वर बाबू मिट्टी के प्रस्ताव को सुनकर बड़े खुश हुए थे और उन्होंने कहा, मैं तैयार हूँ। मिट्टी श्रीनाथ से ही विवाह करेगी। मैं आगे बढ़कर कराऊंगा उसका विवाह। सर्वेश्वर बाबू ने स्वीकृति दे दी तो नीरू चुप रह गई थी। फिर तो सब कुछ आनन पानन में तय हो गया था। मिट्टी गई थी श्रीवाणी की शादी में। श्रीनाथ की माँ ने उसे देखते ही पसंद किया था। वैसे मिट्टी देखने में तो सुंदर थी ही सही, और कोई भी उसे क्यों नहीं पसंद कर पाया था अब तक, ये तो सामने वाला ही जाने। आज 37 साल की होने पर भी मिट्टी 30 साल से ऊपर की नहीं लगती थी। श्रीनाथ की माँ उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। मिट्टी भी इस प्रस्ताव से सचमुच बहुत प्रसन्न थी। माँ भी कह रही हैं कि रोने की रस्म होती है, पर वो नहीं रोएगी। अरे वह तब नहीं रोई जब सारा समाज उसे रुलाना चाहता था, तो अब क्यों रोएगी भला? अब तो वह बड़ी खुश है। वर्षों से संजोया हुआ उसका सपना जो सच होने जा रहा था। नीरा और सर्वेश्वर बाबू ने मिट्टी का विवाह खूब धूमधाम से किया। मिट्टी का खुद का पैसा भी था ही सही। उन्होंने खूब शानदार विवाह किया। विवाह की रस्में बहुत अच्छे तरह से निपटाई। उसकी भाभियां भाई सब वहां पर उपस्थित थे। विवाह की रस्में समाप्त होते ही विदाई होने वाली थी, पर मिट्टी की आंखों में आंसुओं का नामो निशान नहीं था। माँ उसे देख देख कर परेशान हो रही थी कि इसकी आंखें तो कहीं से भी दुखी नहीं दिख रही है, कहीं आंसू का एक बूंद नहीं है। लोग क्या कहेंगे? तभी माँ ने उसे गले लगा लिया था और रो पड़ी थी। कहने लगी, रोते रोते कहने लगी, न रो मिट्टी मेरी बेटी, चुप हो जा। ऐसे भी भला कोई रोता है? वो तो मुंह से ये कहे जा रही थी, लेकिन मिट्टी जिससे वे ये सब कह रही थी, वो तो चित्र लिखित सी श्रीनाथ की सजी सजाई कार की ओर बढ़ती जा रही थी। श्रीनाथ का हाथ उसके हाथ में था। वह सजी धजी दुल्हन के लिबास में बड़ी प्यारी लग रही थी और वो अपने सपनों के संसार की तरफ कदम बढ़ा रही थी। उसका मन हो रहा था हंसे, खिलखिलाकर हंसे। रोने की इस विचित्र परंपरा पर उसने पीछे मुड़कर देखा, माँ की तरफ, सर्वेश्वर बाबू की तरफ, और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ हाथ हिला दिया और जाकर श्रीनाथ के साथ कार में बैठ गई।
वह उड़ चली थी अपने सपनों का संसार बसाने के लिए। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शकुंतला शर्मा द्वारा लिखी कहानी रस्में विदाई। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ जल्दी ही ऐसी बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।